राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप नोट करते रहिए, कॉपी पेन आपके साथ होना चाहिए। और बच्चों, बार बार उन चीजों को रिवाइज करते रहिए, बार बार जो उन चीजों को रिवाइज कीजिए। परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं, परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार रखिए। हम बार बार आपको ये बात कह रहे हैं बच्चों, कभी भी परीक्षाएं आ सकती हैं, तो अपना तैयारी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि काफी दिनों से कोई एग्जाम वगैरह हुए नहीं, आप घर पे थे कोरोना के कारण। अब त्योहारी सीजन आ रहा है और आगे सर्दियां बढ़ेंगी, कोरोना के लिए अनुकूल वातावरण होगा, तो आप अपना ख्याल रखिए, ख्याल रखते हुए अपनी तैयारी जो जारी रखिए। और बच्चों, जिस बच्चे ने पेड कोर्स लेना है वो नवरात्रि जो ऑफर है उसका लाभ उठा सकता है। नवरात्रि ऑफर में जो आप जैसे ही डाउनलोड करोगे ऐप को, उसमें डेमो क्लासेस फ्री हैं और जो ओपन है, जो ऑफर है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती तो हमारी टेक्निकल टीम से जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो। 9416960333 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टेक्निकल टीम को। तो बच्चों, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए, पहला है, हरियाणा में रात में इंडस्ट्री चलाने में पर 15% सस्ती बिजली मिलेगी। यह योजना प्रदेश में कब से लागू होगी? ठीक है, अब हरियाणा में रात में अगर इंडस्ट्री चलाते हो तो बिजली जो 15% सस्ती मिलेगी बच्चों, क्योंकि दिन में खपत ज्यादा होती है बिजली की, रात में खपत कम होती है। तो इसके लिए उद्योगों को ये एक लाभ दिया सरकार ने कि अगर रात में बिजली प्रयोग करते हैं, रात में इंडस्ट्री चलाते हैं, तो उन्हें 15% जो है सस्ती बिजली मिलेगी। तो योजना प्रदेश में कब से लागू होगी? तो बच्चों, ये लागू होगी हरियाणा दिवस से। आप जानते हो हरियाणा दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा जो है पंजाब से अलग हुआ था। 35.18% जो क्षेत्रफल है पंजाब का वो हरियाणा में शामिल किया गया था बच्चों। भाषा के आधार पर हरियाणा को अलग किया गया था। तब 1 नवंबर 1966 को कितना क्षेत्रफल पंजाब का हरियाणा के हिस्से में आया? 35.18%। तो तब से हम क्या है, 1 नवंबर को क्या मनाते हैं बच्चों? हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इससे ये शुरू होगी। पिछली बार की बात करें तो बच्चों, यह योजना अक्टूबर से मार्च तक रही थी। अक्टूबर से 31 मार्च तक थी ये। अब की बार जो है नवंबर से और 31 मार्च तक रहेगी ये योजना। पिछले साल की हम बात करें तो बच्चों, 1 महीने पहले ही 1 अक्टूबर से जो है 31 मार्च तक ये योजना थी। 15% सस्ती रात को अगर इंडस्ट्री प्रयोग करती है। और अब की बार ये नवंबर से शुरू होकर 1 नवंबर से 31 मार्च तक जो है ये योजना चलेगी। इसके अलावा बच्चों, एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जो पीक आवर है, पीक आवर बोलते हैं बच्चों बिजली के क्षेत्र में 5:30 से लेके 9 बजे तक रात को, 5:30 से लेके 9 बजे तक रात को जो है ये पीक आवर है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बिजली की खपत इस दौरान होती है। उस दौरान बिजली जो सबसे महंगी मिलती है 22% की दर से। कितनी? 22% महंगी मिलती है बच्चों। ठीक है, और रात में इंडस्ट्री चलाएंगे तो 15% क्या मिलेगी? सस्ती मिलेगी। तो बच्चों, आप जानते हैं हमारे बिजली मंत्री कौन है? कमेंट करके बताइए कि हरियाणा के बिजली मंत्री कौन है। तो हरियाणा के बिजली मंत्री हैं श्री रणजीत सिंह चौटाला। श्री रणजीत सिंह जो कि निर्दलीय विधायक हैं। कहां से? रानिया क्षेत्र से। कहां से? रानिया से बच्चों। ठीक है, रानिया से श्री रणजीत सिंह जो है ये हमारे बिजली मंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा जो मंत्रालय है वो भी इन्हीं के पास है बच्चों। ठीक है, और बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहूं, सबसे उम्रदराज कैबिनेट मंत्री श्री रणजीत सिंह हैं। चौधरी देवलाल के पुत्र हैं। सबसे इस विधानसभा में सबसे बड़ी उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन है? श्री रणजीत सिंह। लेकिन बच्चों, सबसे बड़े विधायक अगर पूछे, सबसे बड़े विधायक, तो सबसे बड़े विधायक हैं श्री रघुवीर काद्यान। श्री रघुवीर जो काद्यान है वो सबसे बड़े विधायक हैं। कहां से? बेरी विधानसभा क्षेत्र से। 75 साल से ऊपर जो इनकी उम्र है, जो 14 विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी बने थे। ठीक है, तो बच्चों 3 मई 1967 को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो है वो स्थापना की गई थी।
उसके बाद आपको ध्यान होगा 29 नवंबर 1970 तक हरियाणा देश का पहला राज्य बना था जिसके प्रत्येक गांव तक जो है बिजली पहुंच गई थी। 29 नवंबर 1970 तक हरियाणा प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना था जिसके प्रत्येक गांव तक जो विद्युतीकरण हो गया था, बिजली की सप्लाई पहुंच गई थी। मुख्यमंत्री थे उस टाइम चौधरी बंसीलाल। ठीक है बच्चों, 1998 में बिजली जो विनियामक आयोग है उसकी स्थापना की गई थी और उसके बाद जो है दो भागों में, दो इकाइयों में जो इसको बांट दिया गया था। एक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम जिसका मुख्यालय कहां है कमेंट करके बताइए, और दूसरा दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम, इसका मुख्यालय कहां है, दोनों आपको कमेंट करके बताने हैं बच्चों। ठीक है, और ऊर्जा अगर हम बात करें संरक्षण के मामले में, ऊर्जा संरक्षण के मामले में हरियाणा को लगातार 4 बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिल चुका है। ऊर्जा संरक्षण के मामले में हरियाणा को लगातार 4 बार जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है पुरस्कार मिल चुका है बच्चों। ठीक है, तो उत्तर हरियाणा विद्युत जो वितरण निगम है उसका मुख्यालय पंचकुला में है और दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम जो मुख्यालय है उसका, दक्षिण हरियाणा विद्युत जो वितरण निगम है उसका मुख्यालय बच्चों हिसार में है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। तो यह योजना 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी बच्चों, और पीक आवर जैसा मैंने अभी बताया था शाम 5:30 से रात 9 बजे तक बिजली 22% महंगी होगी। हरियाणा विद्युत विनियामक जो आयोग है बच्चों, आपको ध्यान होगा इसी के चेयरमैन थे डीएस डेसी, दीपेंद्र सिंह डेसी। यहां से ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसी के चेयरमैन थे डीएस डेसी, दीपेंद्र सिंह डेसी, जिन्हें जो है प्रधान मुख्य सचिव जो हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का बनाया गया है। ठीक है, पीक आवर में 19% प्रीमियम को अप्रूवल दिया था। बिजली निगम ने आयोग से इसमें 3% का इजाफा करवा लिया। ठीक है, तो बच्चों इसमें स्मार्ट मीटर का विवाद भी निपटा दिया। हमने पहले वीडियो में पढ़े थे हरियाणा में कितने स्मार्ट मीटर लगाने की जो सरकार की योजना है, तो 10 लाख स्मार्ट मीटर जो है लगाए जाएंगे जो अपने मोबाइल की तरह रिचार्ज होंगे। जो जितना रिचार्ज करेगा उतनी ही जो है वो बिजली यूज कर लेगा। तो मोबाइलों की तरह तो स्मार्ट मीटर कितने लगाए जाएंगे, पहले वीडियो में हम पढ़ चुके, 10 लाख जो स्मार्ट मीटर है वो लगाए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों बाकी आप ये पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप बच्चों ज्वाइन कर सकते हो, केसी पब्लिकेशंस के नाम से, जिसमें पीडीएफ मिलेगी। और दूसरा जो कृष्णिया क्लासेज के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है इसमें क्विज होती है बच्चों, और जल्दी हरियाणा जी के करंट अफेयर की क्विज भी हम आपके बीच लेके आ रहे हैं, तैयार रहिए। तो आगे चलते हैं बच्चों। अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश के 29 राज्यों में बच्चों कौन सा स्थान मिला है? तो अगर हम बात करें हरियाणा में, तो अनीमिया मुक्त अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हरियाणा में अनीमिया मुक्त जो अभियान है उसका ब्रांड एम्बेसडर जो किसे बनाया गया, ये आप कमेंट करके बताइए किसे बनाया गया बच्चों। तो अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। यह एक बहुत अच्छी उपलब्धि है बच्चों हरियाणा के लिए। और हरियाणा को जो है 46.7 अंक मिले हैं। कितने मिले हैं? 46.7 जो है अंक मिले हैं, और पहला स्थान हरियाणा ने प्राप्त किया है। तो बच्चों मानुषी छिल्लर जो है, इनको हरियाणा के अनीमिया मुक्त अभियान का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कहां से है? सोनीपत से संबंध रखती है मानुषी छिल्लर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनिसेफ की ओर से देश में अनीमिया कम करने के लिए जो है वो कार्यक्रम शुरू किए गए। अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। स्कोर कार्ड में हरियाणा को 46.7 अंक जो है वो मिले हैं। यह जानकारी एनएचएम के तहत स्टेट हेल्थ सोसाइटी की 8वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन
वर्तमान में मुख्य सचिव कौन? हरियाणा के विजय वर्धन। कौन से नंबर के? 34वें बच्चों, 1 अक्टूबर 2020 से। और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा द्वारा एनएचएम की उपलब्धियों व नई तैयार की गई नीतियों से अवगत करा गया। तो बच्चों एनएमएच के तहत प्रदेश में 34 राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं। कितने? 34 राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं। और इसके निदेशक जो हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक कौन है? प्रभजोत सिंह। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री आप जानते हो बच्चों, श्री अनिल विज हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? अंबाला कैंट से। स्वास्थ्य के अलावा बच्चों हमारे गृह मंत्री भी श्री अनिल विज है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आयुष विभाग भी किसके पास है? श्री अनिल विज के पास। तकनीकी शिक्षा भी किसके पास है? श्री अनिल विज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी अनिल विज के पास है। चिकित्सा शोध जो संस्थान है, चिकित्सा शोध से संबंधित, वो भी किसके पास? श्री अनिल विज के पास। और शहरी निकाय, लोकल अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं, शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय भी किसके पास है? श्री अनिल विज के पास है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। बच्चों आप जानते हो, बहुत बार पढ़ लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में होगा। ठीक है, पंचकुला के अलावा इन गेम्स के मुकाबले और कहां पर करवाए जाएंगे? बच्चों आप जानते हो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 ये अंडर 17 और अंडर 19 के जो खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग के, और देश से 12,000 तकरीबन कितने खिलाड़ी आएंगे? 12,000 खिलाड़ी आएंगे बच्चों। कौन सा संस्करण है ये? चौथा संस्करण है, जिसकी मेजबानी हरियाणा करेगा। आप जानते हैं पहला संस्करण 2018 में शुरू हुआ था। 2018 का पहला संस्करण जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसमें हरियाणा का दबदबा रहा था। हरियाणा जो है अव्वल स्थान पे, पहले स्थान पे रहा था। दूसरे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो 2019 में कहां हुए थे? वो हुए थे पुणे महाराष्ट्र में, उसमें हरियाणा दूसरे स्थान पे रहा था। और तीसरे जो गेम्स हुए थे वो हुए थे बच्चों गुवाहाटी में 2020 में, उनमें भी हरियाणा दूसरे स्थान पे रहा था। मतलब अब तक 3 संस्करण हुए, तीनों में हरियाणा का दबदबा रहा है। पहले में हरियाणा पहले स्थान पे रहा, पूरे देश में अव्वल रहा। दूसरे और तीसरे में लगातार 2 बार जो है दूसरे स्थान पे हरियाणा रहा है। ठीक है, और बच्चों जनवरी में आयोजित किए जाते हैं। अब की बार कोरोना के कारण जो है, अब ये 2021 में होंगे, जनवरी में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन अब तक इनकी डेट फाइनल नहीं हुई है कोरोना के कारण। और अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हम बता रहे 2021 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में होगा। ठीक है, पंचकुला के अलावा इन गेम्स के मुकाबले और कहां पर करवाए जाएंगे? तो पहले पिछली वीडियोज में हमने एक बात पढ़ी थी, किन खेलों का मुख्य केंद्र पंचकुला होगा, आयोजित कहां होंगे? पंचकुला में। लेकिन बच्चों यह भी कहा गया था कि पंचकुला के साथ लगते जो जिले हैं उनके जो खेल परिसर हैं वो भी यूज किए जा सकते हैं, खिलाड़ी अधिक होने के कारण। तो उस टाइम पढ़ते थे कि अंबाला के खेल परिसर जो हैं वो प्रयोग किए जा सकते हैं, अंबाला के खेल स्टेडियम। लेकिन बच्चों अब दिल्ली के भी खेल स्टेडियम यूज किए जाएंगे, कुरुक्षेत्र के भी, अंबाला के भी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में जो शूटिंग की प्रतियोगिता है बच्चों वो दिल्ली में होगी। शूटिंग की प्रतियोगिता कहां होगी? इन खेलों से संबंधित वो दिल्ली में। कुरुक्षेत्र में हॉकी और साइकिलिंग, हॉकी व साइकिलिंग जो है वो कहां होंगे बच्चों? वो कुरुक्षेत्र में होंगे। हॉकी व साइकिलिंग से संबंधित जो गेम्स हैं वो कुरुक्षेत्र में। और अंबाला में बच्चों फुटबॉल, इसके अलावा जिम्नास्टिक और बच्चों स्विमिंग, ये कहां होंगे? अंबाला में होंगे। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बच्चों इन जगह इन खेलों के लिए पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। इन स्थानों पर इन खेलों के लिए पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार है, इसलिए बजट जो है कम खर्च होगा। ठीक है, हालांकि जो पंचकुला में ही बच्चों बहुत बड़ा स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम की सुविधा भी है। पंचकुला में कौन सा स्टेडियम आप जो है वो कमेंट करके बताओगे, पंचकुला में कौन सा स्टेडियम है। ठीक है, लेकिन बच्चों फिर भी यहां वो सुविधाएं जो तैयार करनी पड़ती, बजट पड़ता, और यहां पे वो सुविधाएं पहले से ही इन स्थानों पे जो है उन खेलों से संबंधित सुविधाएं हैं। जैसे आप जानते बच्चों कुरुक्षेत्र का शाहबाद
हॉकी का गढ़ कहलाता है। कुरुक्षेत्र का शाहबाद कहां से क्या कहलाता है? हॉकी का गढ़ कहलाता है। ठीक है। और जो महिला हॉकी एकेडमी है उसकी स्थापना भी कहां की गई है? महिला हॉकी एकेडमी की, वो शाहबाद में की गई है। इसी प्रकार बच्चों साइकिलिंग की बात करें तो हमारे प्रदेश का एचएसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, हमारे प्रदेश का पहला वेलोड्रम, प्रदेश का पहला वेलोड्रम जो वो कहां स्थापित किया गया है? वेलोड्रम बच्चों साइकिल ट्रैक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? साइकिल ट्रैक को। तो वो कुरुक्षेत्र में बनाया गया। हमारे प्रदेश का पहला वेलोड्रम यानी कि साइकिलिंग ट्रैक जो है वो कहां स्थापित किया गया? कुरुक्षेत्र में। उससे पहले जो है खिलाड़ियों को जो सड़कों पर अभ्यास करना पड़ता था जिससे दुर्घटना के चांस बने रहते थे। तो बच्चों हॉकी व साइकिलिंग से संबंधित प्रतियोगिताएं कहां होगी? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। अंबाला, अंबाला में आप जानते हो बच्चों फुटबॉल स्टेडियम है जो अंतरराष्ट्रीय उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो फुटबॉल स्टेडियम है, फुटबॉल परिसर अंबाला। इसके लिए जिम्नास्टिक और स्विमिंग की सुविधाएं भी वहां पे हैं। और जो शूटिंग से संबंधित प्रतियोगिताएं वो कहां होंगी? दिल्ली में होंगी बच्चों। ठीक है। और बाकी जो गेम्स हैं वो पंचकुला में होंगे। बाकी किस में होंगे? पंचकुला में। साथ में एक और बात भी कही गई है कि अगर जरूरत पड़ी तो पंचकुला के साथ लगते हैं मोहाली और इसके अलावा चंडीगढ़, उनके खेल परिसर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। आप जानते हैं बच्चों चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला तीनों को मिलाकर ट्राई सिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्राई सिटी, क्योंकि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ को मोहाली ने 3 तरफ से घेर रखा है, पंचकुला ने 1 तरफ से घेर रखा है बच्चों। ठीक है। तो अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र में हॉकी का गढ़ है शाहबाद। ठीक है। इसके अलावा साइकिलिंग, हमारे प्रदेश का पहला वेलोड्रम कहां है? कुरुक्षेत्र में। तो इनसे रिलेटेड कुरुक्षेत्र में जो है बहुत अच्छी सुविधाएं हैं बच्चों। द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां है? कुरुक्षेत्र में। पंचकुला के स्टेडियम की मैंने बात की थी तो ताऊ देवीलाल के नाम पे बच्चों, ताऊ देवीलाल जो स्टेडियम है वो कहां है? वो पंचकुला में है। फुटबॉल परिसर कहां है? अंबाला में। तो जिम्नास्टिक, स्विमिंग वगैरह की सुविधाएं कहां है? अंबाला में। और शूटिंग की प्रतियोगिता कहां होगी बच्चों? दिल्ली में होगी। ठीक है। करीब 12,000 खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। गेम्स के आयोजन के लिए दूसरे शहरों में तैयारी शुरू की है क्योंकि वहां पहले से ही संबंधित गेम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। इससे बजट भी कम खर्च होगा। गेम 2021 में होने, अभी जो तारीख है वो डिसाइड नहीं की। अभी तक की प्लानिंग के अनुसार स्विमिंग, फुटबॉल और जिम्नास्टिक का आयोजन अंबाला में कराया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल स्टेडियम का कार्य तेजी से कराने के लिए सरकार जुटी हुई है अंबाला में, जबकि हॉकी व साइकिलिंग का आयोजन कुरुक्षेत्र में होगा। खेल मंत्री संदीप सिंह खुद कहां से बच्चों? पेहुआ से। पेहुआ कहां है? कुरुक्षेत्र में। पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने। पेहुआ का प्राचीन नाम पृथुदक। पेहुआ का प्राचीन नाम क्या था? पृथुदक, क्योंकि राजा पृथु ने यहां अपने पिता वेसु का तर्पण किया था, पिंडदान किया था। तो पेहुआ को हरियाणा का गया कहते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। हरियाणा का गया कौन सा कहलाता है? पेहुआ। और लघु हरिद्वार वो कहलाता है बच्चों लघु हरिद्वार, पांडु पिंडारा। ठीक है। संदीप सिंह खुद हॉकी के बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं बच्चों। फलीकर सिंह के उपनाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? फलीकर सिंह के उपनाम से जाने जाते हैं। तो ये हमारे राज्य मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं बच्चों हमारे। इसके अलावा स्टेशनरी और प्रिंटिंग से संबंधित डिपार्टमेंट भी किनके पास है? संदीप सिंह के पास। और 14वीं विधानसभा में एकमात्र कैबिनेट मंत्री, 14वीं विधानसभा के एकमात्र बच्चों ये हमारे मंत्री जिन्होंने किस में शपथ ली थी? पंजाबी भाषा में शपथ ली थी बच्चों। तो बच्चों इसमें साथ में एक चीज और भी है कि हरियाणा के सीनियर खिलाड़ियों का भी सहयोग इसमें लिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान उन्हें अपना सहयोग देने की बात कही थी। ठीक है। तो शूटिंग की प्रतियोगिता दिल्ली में, बाकी सभी गेम पंचकुला में होंगे। तो बच्चों पंचकुला में कौन सी अकादमी, खेल से संबंधित अकादमी जो है वो स्थापित की गई है? जैसे हमने पढ़ा था कुरुक्षेत्र के शाहबाद में महिला हॉकी एकेडमी कहां स्थापित की गई है? वो बच्चों कुरुक्षेत्र के शाहबाद में। तो पंचकुला में लॉन टेनिस एकेडमी
और इसके अलावा बैडमिंटन एकेडमी जो है, बैडमिंटन, ये कहां है? हमारे प्रदेश की बैडमिंटन एकेडमी कहां स्थापित की गई है? दोनों पंचकुला में बच्चों। कहां? पंचकुला में। ठीक है, हो जाएगा। तो बच्चों ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अब तक 3 बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हो चुका। हरियाणा का पूरा दबदबा रहा। पहले आयोजन में प्रदेश अव्वल नंबर पर था, बाकी के 2 में वह लगातार दूसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब बच्चों एक ये भी ध्यान रखना, कौन से अंडर 17, अंडर 19 आयु वर्ग के खिलाड़ी, कितने गेम्स हैं इसमें शामिल? 20 गेम्स है। ये भी ध्यान रखना, कितने गेम्स हैं बच्चों? 20 गेम्स हैं। ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने एक चीज और पढ़ी थी कि हमारे खेल मंत्री जो हैं संदीप सिंह, खुद इस वक्त दूसरे राज्यों के खेल इंफ्रा जो है, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए दौरा कर रहे हैं ताकि उनके अनुसार यहां और तैयारियां की जा सके। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी कि अब हरियाणा में किस स्टेडियम की तर्ज पर कम बजट के स्टेडियम बनाए जाएंगे? ये कमेंट करके बताइए। हरियाणा में किस स्टेडियम की तर्ज पर कम बजट के स्टेडियम जो है वो तैयार करवाए जाएंगे बच्चों? तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो वो था कंचनजंगा स्टेडियम। कौन सा? कंचनजंगा स्टेडियम की तर्ज पर जो है हरियाणा में कम बजट के जो खेल परिसर हैं वो स्थापित कराए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सरकारी स्कूलों में कार्यरत पात्र शिक्षक राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए कब तक आवेदन कर सकते हैं? बच्चों जो योग्य शिक्षक हैं, राज्य किसके लिए? राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए जो बच्चों उसके लिए पात्र अध्यापक हैं, तो उनसे जो है वो प्रदेश सरकार ने आवेदन मांगे हैं। किन पुरस्कारों के लिए? राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए। तो वो आवेदन कब तक कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं 2 नवंबर तक। कब तक? 2 नवंबर तक। नेक्स्ट देखिए, बड़ौदा विधानसभा चुनाव के लिए निम्न में से कौन सा उम्मीदवार चुनाव मैदान में है? बड़ौदा जो है बच्चों, यहां आप जानते हो कि उपचुनाव हो रहे हैं। बड़ौदा जो है, पहले यहां श्री कृष्ण हुड्डा या श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा जो हैं वो यहां से विधायक थे। किसके विधायक थे? कांग्रेस के। और इस कोरोना काल के दौरान जो अप्रैल में 2020 में उनकी मृत्यु हो गई, तब से विधानसभा सीट जो है खाली है। सोनीपत की विधानसभा सीट है बच्चों। चम्वन गांव इस बड़ौदा विधानसभा सीट के अंतर्गत आते हैं। तो यहां जो है उपचुनाव होने जा रहे हैं। क्या होने जा रहे हैं? उपचुनाव। तो बच्चों आप पहले कमेंट करके ये बताइए कि हरियाणा में पहले आम चुनाव कब हुए थे? पहले आम चुनाव हरियाणा में कब हुए थे? पहले हम पढ़ चुके हैं। और पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे हरियाणा में? पहले आम चुनाव कब हुए थे और पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? तो पहले आम चुनाव 1967 में हुए थे हरियाणा में, और पहले मध्यावधि चुनाव जो है मध्यावधि वो हुए थे 1968 में। ठीक है। तो यहां से कौन जो है उम्मीदवार चुनाव मैदान में? योगेश्वर दत्त बिल्कुल है बच्चों। योगेश्वर दत्त जो है वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पिछले अगर हम बात करें 2019 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी योगेश्वर दत्त जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे बच्चों कुश्ती के। उसमें भी बच्चों ये क्या थे? उम्मीदवार थे। और ये दूसरे स्थान पे रहे थे। कौन जीते थे? श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा जो है वो जीते थे। अब फिर बीजेपी ने इन्हीं को टिकट दिया है। इंदुराज नरवाल ये कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी से। जोगेंद्र सिंह मलिक जो हैं ये इनेलो के उम्मीदवार हैं बच्चों। किसके उम्मीदवार हैं? इनेलो के उम्मीदवार हैं। तो तीनों ही उम्मीदवार मैदान में बच्चों उपयुक्त सभी। ये सभी देखते हैं फैसला किसके पक्ष में होता है। और जो बीजेपी ने अपना चुनाव प्रभारी जो है वो किसे बनाया है? जो हमारे कृषि मंत्री है जेपी दलाल, श्री जयप्रकाश दलाल किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों? तो लोहारू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र अक्षफल के हिसाब से वो है लोहारू, और सबसे छोटा अक्षफल के हिसाब से वो है बच्चों बल्लभगढ़। ठीक है, जहां से हमारे परिवहन मंत्री जो मूलचंद शर्मा हैं वो आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने देश के पहले मैकेनाइज्ड बायोगैस प्लांट का निर्माण जो किया है?
कहता किस यूनिवर्सिटी ने देश के पहले मैकेनाइड बायोगैस प्लांट का निर्माण किया है? तो बच्चों आप जानते हो HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां है? बच्चों इनके बारे में पिछली वीडियो में बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इनके बारे में बताऊंगा। HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कही जाती है। 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना की गई थी। 31 अक्टूबर 1991 को इसका नाम बदल के हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। 1997 में इसको जो है वो सर्वोच्च संस्थान का पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था बच्चों, ठीक है। वर्तमान में इसके वीसी हैं डॉक्टर समर सिंह। डॉक्टर समर सिंह वीसी, कल की वीडियो में भी इनका जिक्र हुआ था कि इन्होंने एक उपकरण बनाया है। कौन सा उपकरण बनाया? चिल्लर नामक उपकरण बनाया बच्चों, जिससे गन्ने की जो उत्पादकता वो 15 से 20% बढ़ जाएगी। वो धरती को जोतने का एक उपकरण है चिल्लर, जिससे गन्ने की उत्पादकता कितने परसेंट, 15 से 20% जो है वो उत्पादन बढ़ जाएगा उसके प्रयोग से। तो इसका जिक्र कल भी हुआ था। लुआस लाला लाजपत राय के नाम से यूनिवर्सिटी है बच्चों। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है, एनिमल साइंस भी आप कह सकते हो, यह भी हिसार की यूनिवर्सिटी है। यह 2010 में कब बनी थी? 2010 में बच्चों HAU से अलग हुई थी। पहले HAU का एक डिपार्टमेंट होता था। डॉक्टर गुरदयाल सिंह इसके वीसी हैं बच्चों। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ये मैंने आंसर लगा दिया गलती से, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये बच्चे अंजनथली करनाल में है। कहां है? अंजनथली करनाल में। ये 2016 में स्थापित हुई थी। हरियाणा की पहली और देश की 5वीं बागवानी यूनिवर्सिटी, हरियाणा की पहली और देश की 5वीं हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी 2016 में स्थापना की। 2017 में इसका नाम फिर महाराणा प्रताप के नाम पे महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय रख दिया गया। अंजनथली जो है करनाल में बच्चों ये, ठीक है। इसके वीसी भी डॉक्टर समर सिंह है। इन दोनों के ही वीसी जो हैं वो डॉक्टर समर सिंह है बच्चों। कौन है? डॉक्टर समर सिंह। अगर हम बात करें JJU जो है 1995 में यूनिवर्सिटी बनी थी बच्चों। प्रोफेसर टंकेश्वर इसके वीसी हैं, प्रोफेसर टंकेश्वर। तो बच्चों ये जो पहला मैग्नाइज्ड जो बायोगैस प्लांट है मैग्नाइड, इसका निर्माण किया हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में। तो इसमें क्या यूज होगा बच्चों? इसमें बिजली बनाई जाएगी, इसके अलावा बायोगैस बनाई जाएगी। बिजली और बायोगैस इसके अंदर तैयार होंगी, ठीक है। किससे ये होगी बच्चों? जो वेस्ट मटेरियल है, जो रसोई का वेस्ट मटेरियल है या फूड वेस्ट है, या इसके अलावा पराली आदि जो किस फसल अवशेष प्रबंधन है, ठीक है, उनका प्रयोग करके जो घरेलू कचरा है उसका प्रयोग करके बिजली बनाई जाएगी। इसके अलावा बच्चों बायोगैस बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए इसके बारे में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU में बन रहे देश के पहले मैग्नाइज्ड बायोगैस प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये देश का पहला बच्चों, प्रदेश का नहीं, देश का पहला मैग्नाइज्ड बायोगैस प्लांट है। इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस प्लांट के शुरू होने से पराली बच्चों जो बहुत बार मुद्दा बना हुआ है कि किसानों के ऊपर बार बार आरोप लगते जा रहे हैं कि जो अब सर्दियों में जो NCR में इतना प्रदूषण हो जाएगा वो पराली के जलाने से है। लेकिन बच्चों हमने पढ़ा था पीछे रिपोर्ट में कि एक रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में सर्वे के अनुसार, जो प्रदूषण दिल्ली NCR में फैलता है उसमें पराली जो है उसका केवल 1% योगदान है। कितना? 1%। फिर भी सारा दोष किसानों के जो सिर है वो मंड दिया जाता है। बाकी जो सारे दिल्ली में प्रदूषण के जो स्रोत हैं उनके कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो केजरीवाल सरकार को जो है उन स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए, किसानों को आरोप नहीं लगाना चाहिए किसानों पर। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा बच्चों, किसान जो पराली जलाते हैं वो गलत है। क्यों? उनसे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती है। अगर वो पराली को ना जलाएं, उसको मिट्टी में मिला दें, उसका मैनेजमेंट बढ़िया ढंग से करें, तो 15 से 20% फसल जो है वो ज्यादा, पहले से ज्यादा उसका उत्पादन होगा।
लेकिन अगर उर्वरा शक्ति कम होगी तो खाद आदि ज्यादा डालना पड़ेगा, जिसके कारण खर्चा बढ़ेगा और उपजाऊ शक्ति कम होने से फसल कम होगी। ठीक है, अब सरकार ने बच्चों बहुत इसके लिए स्कीमें चलाई हैं। एक तो जो फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित जितनी भी मशीनरी है वो सारी किस पे, सब्सिडी पे दी जा रही किसानों को। उसके लिए अभी पीछे मनोहर लाल सरकार ने बच्चों घोषणा की थी कि 1500 के करीब हायरिंग सेंटर जो हैं वो प्रदेश में स्थापित की जाएंगे। इसके अलावा बच्चों आपने अभी पढ़ा था कि किसानों की पराली को अब सरकार खरीदेगी। पराली को कौन खरीदेगा? सरकार खरीदेगी और किसानों को 50 रुपए क्विंटल के हिसाब से देगी। कितने देगी? 50 रुपए क्विंटल। पीछे की वीडियो में हमने ये करंट में पढ़ा था कि पराली जो अब सरकार खरीदेगी। ठीक है, और आगे तो बच्चों हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी खरीदेगी। शुरू में तो खुद का जो कचरा है उसका प्रयोग करेगी, लेकिन बाद में शहर से किसानों से पराली आदि भी खरीदेगी, शहर का कचरा भी खरीदेगी। ठीक है, जिससे कचरे का निपटारा जो है वो आसान हो जाएगा। और सरकार ने घोषणा की कि जो किसान पराली को ना जलाए उसको कौन खरीदेगा बच्चों? उसको जो है सरकार खरीदेगी 50 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से और 20 क्विंटल प्रति एकड़। बच्चों चाहे उसमें उससे एक्स्ट्रा होगी तो वो नहीं, 20 क्विंटल एक एकड़ की, तो लगभग 1000 रुपए की पराली जो है वो सरकार खरीदेगी। 1000 से ज्यादा किसान को नहीं देगी प्रति एकड़। ठीक है, तो पराली, फूड वेस्ट, गोबर और घरेलू कचरे आदि का प्रयोग करके बिजली के साथ बायोगैस और जैविक खाद तैयार की जा सकेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन अगले सप्ताह तक इस प्लांट को प्रारंभिक तौर पर शुरू करने पर को तैयार कर रहा है। इसे लेकर पहले ही ट्रायल किया जा चुका। मौजूदा समय में एचयू अपने संसाधनों से प्रोडक्शन करेगा। फिलहाल अपने संसाधनों से ही प्रोडक्शन करेगा। इसके बाद शहर से भी कचरे को खरीदा जाएगा। इस प्लांट को बढ़ाने का काम ऑस्ट्रेलिया की कंपनी कर रही है। कौन कर रही है? ऑस्ट्रिया। बच्चों ऑस्ट्रिया की कंपनी जो है, ऑस्ट्रिया की कंपनी इसको बनाने का काम कर रही है और इस कार्य को पूरा करने में करीब 6 करोड़ रुपए की लागत आई है। कचरा निस्तारण की समस्या होगी हल। एचयू के इस कदम से कैंपस में रोजाना जनरेट होने वाले कचरे के निस्तारण में मदद मिलेगी। इसके अलावा कृषि अवशेषों का प्रयोग होने से किसान इन्हें जलाने से भी परहेज करेंगे। भविष्य में एचयू शहर का कचरा और किसानों की पराली भी लेगा। यही नहीं, आगे चलकर शहरवासियों को एचएयू फिलिंग स्टेशन के माध्यम से सीएनजी मुहैया कराएगा। यह भी ध्यान रखना बच्चों। क्या स्कीम है इस यूनिवर्सिटी की कि अपना एक फिलिंग स्टेशन ये बनाएंगे और उसके माध्यम से जो है सीएनजी, नेचुरल कंप्रेस्ड गैस जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। ये प्लांट की विशेषताएं बच्चों, कितनी क्षमता है, फीड इनपुट कितना है, सब स्ट्रेस जो है इसमें क्या क्या यूज होगा, ये सारी आप जो है पीडीएफ में पढ़ सकते हो। बायोगैस का ऊर्जा उत्पादन कितना, कुल ऊर्जा उत्पादन कितना, कुल विद्युत उत्पादन कितना, थर्मल क्षमता कितनी और कुल ताप उत्पादन कितना। तो बच्चों आप इसको पीडीएफ में पढ़ लेना। अगला है बच्चों, कोरोना काल में हरियाणा के किस जिले में स्थित मैकिनिल एंड आर्गूज फार्मास्यूटिकल कंपनी संक्रमित मरीजों के लिए वरदान बनकर उभरी है। कंपनी की 2 दवाएं संक्रमितों को दी जाती है, जिससे लाखों संक्रमितों को जो है वो फायदा हुआ है। बच्चों क्या कह रहा है कि हरियाणा की जो कंपनी है, कौन सी? मैकिनिल एंड आर्गूज फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो जो कोरोना के संक्रमित मरीज हैं उनके लिए वरदान बन के उभरी है। और इस कंपनी की बनाई गई 2 दवाइयां जो हैं वो संक्रमित मरीजों को दी जा रही है, जिससे लाखों संक्रमितों को फायदा हो रहा है। तो हमने बताना है ये जो कंपनी है मैकिनिल एंड आर्गूज, ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बच्चों थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अंबाला, आप जानते हो अंबाला जो है वो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ तो जो 7 डिस्ट्रिक्ट गठित हुए थे उनमें से एक है अंबाला। ठीक है, इसे आमों का शहर कहते हैं बच्चों, मिक्सी नगरी कहते हैं। इसके अलावा उपकरणों की नगरी अप्रेंटिस सिटी कहते हैं, साइंस सिटी मतलब वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी जो है विज्ञान नगरी भी ये कहलाती है। ठीक है,
अगर इसके एक्सफिल की बात करें तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं बच्चों, फिर भी बता देता हूं अगर आप भूल गए हो तो। इसका एक्सफिल है 1569 ऑफिशियल साइट के अनुसार। बच्चों आपने 1574 भी पढ़ा होगा, मैं फिर कहता हूं इन आंकड़ों में थोड़ा सा लचीले बनिए। HSSC क्या देती है आप उस पर डिपेंड रहिए। ऑफिशियल साइट का आंकड़ा जरूर याद रखिए 1569। इसके बाद कुरुक्षेत्र बच्चों, जो धर्मनगरी कहते हैं, धर्मनगरी वैदिक सभ्यता का पालना, गीता का जन्मस्थल, सिटी ऑफ पार्क्स पार्कों का शहर, सिटी ऑफ पार्क्स पार्कों का शहर, महाभारत का युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो ये बच्चों 23 जनवरी 1973 को जिला बना था, 23 जनवरी 1973 को जिला बना था। अक्षफल इसका वर्तमान में 1530 वर्ग किलोमीटर। अगर बच्चों हम बात करें पंचकुला, पंचकुला जो है वो हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला है, दूसरा सबसे छोटा जिला है। 15 अगस्त 1995 को इसका गठन हुआ था। एरिया 898 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा आप जानते हो बच्चों, हरियाणा का सबसे छोटा जिला जो है वो फरीदाबाद है, 741 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया ऑफिशियल साइट के अनुसार। 743 भी हमने पढ़ा है बच्चों, ऑप्शन में क्या देता हूं उसके हिसाब से जवाब दीजिए। अगर दोनों आ जाएं 741 743 तो बच्चों फिर उस पे जाना जो एक्चुअल आंकड़ा है, क्योंकि फरीदाबाद जिले की जो ऑफिशियल साइट है वो 741 इसका एरिया बताती है। ठीक है, पानीपत बच्चों 2 बार गठन हो चुका है, HSSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। वो कौन सा हरियाणा का जिला जिसका गठन 2 बार हुआ, तो बच्चों पानीपत है। शुरू में 1 नवंबर 1989 को बना। ठीक है, उसके बाद जो है बच्चों ये 1991 में फिर दोबारा करनाल में मिला दिया, पहले करनाल से ही अलग किया गया था। और फिर 1 जनवरी 1992 को दोबारा इस जिले का गठन हुआ। तो ये HSSC क्वेश्चन पूछ चुकी है कि वो कौन सा जिला जिसका 2 बार गठन हुआ, पानीपत। बच्चों प्राचीन नाम जो पांडुप्रस्थ या पनप्रस्थ, पनप्रस्थ या पांडुप्रस्थ जो है यह कहलाता है। इसके अलावा बच्चों हमने पढ़ा है हैंडलूमों का शहर, हैंडलूमों का शहर, बुनकरों का शहर, वीवर सिटी के नाम से जिसको जानते हैं। ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर, आप जानते हैं 3 ऐतिहासिक लड़ाइयां यहां लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बाबर की विजय हुई, और इसी लड़ाई से भारत में जो मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई, ये वो लड़ाई जिसमें भारत में बाबर ने पहली बार जो है वो तोपखाने का प्रयोग किया था इसी लड़ाई के दौरान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से पूछ चुकी है कि बंदूकों का और जो बारूद का तोपखाने का प्रयोग जो किस लड़ाई में किया था। दूसरी जो है अकबर, पहली 1526 में हुई, दूसरी 1556 में अकबर और हेमू के बीच। बच्चों अकबर और हेमू के बीच जो है यह लड़ाई लड़ी गई थी, इसमें अकबर विजय हुआ। ठीक है, और तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है 1761 में हुई, इसमें मराठों की हार हुई थी, जबरदस्त हार हुई थी। ठीक है, इतना रक्तपात बहा था, कहते वहां एक जो है आम का पेड़ था वो काला पड़ गया था, जिसे आजकल काला अंब के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में जो है सरकार जो उसे वार हीरो मेमोरियल स्मारक के रूप में जो है वो उसको विकसित कर रही है बच्चों। और इतनी क्षति मराठों की हुई थी, कहते हैं कि महाराष्ट्र में एक भी ऐसा परिवार नहीं था जिससे कम से कम एक मराठा सैनिक न मारा गया हो। तो मराठा शक्ति इसके बाद पूरी तरह तहस नहस हो गई थी। ठीक है, पेट्रोकेमिकल हब भी कहलाता है, पेट्रोकेमिकल हब। इसके अलावा बच्चों पूरे संसार में नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र है पानीपत। पूरे संसार में नकली सूत का बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसको शॉडी यार्न कहते हैं, शॉडी यार्न अंग्रेजी में बच्चों नकली सूत। यह क्वेश्चन भी कई बार HSSC पूछ चुकी है, उसका नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र है पानीपत। और वर्तमान मनोहर सरकार जो है इसको जो है वो मेडिसिन हब, दवाई हब के रूप में भी विकसित कर रही है। मेडिसिन हब कौन कहलाएगा बच्चों, तो कहलाएगा पानीपत। ठीक है, तो बच्चों हम बात कर रहे थे ये कंपनियां जो है वो किस जिले में है। ये कंपनी है बच्चों अंबाला में। कहां पे है, अंबाला में बच्चों। ठीक है, अंबवाला कहते हैं। अंबाला नाम कैसे पड़ा, आम अधिक होने के कारण अंबाला कहला। कहते हैं देवी जो भवानी अंबा है उसका मंदिर है यहां, उसके नाम पे अंबाला पड़ा। कुछ कहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है उसके अनुसार
अंबा नामक राजपूत ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए ये अंबाला कहलाया। इस दवा की सप्लाई के लिए भारत सरकार की ओर से मई 2020 में एक्सपोर्ट लाइसेंस मिला था। कंपनी इन दिनों रूस समेत लैटिन अमेरिका खाड़ी देशों में कोविड मरीजों के लिए दवा सप्लाई कर रही है। बच्चों भारत के बाहर भी ये दवा सप्लाई कर रही है। लॉकडाउन में वह समय भी आया जब कंपनी के कर्मचारियों ने जी तोड़ मेहनत कर दवाइयों का उत्पादन जारी रखा। कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए आह्वान कर्मचारियों को न निकालें पर अमल करने के साथ ही किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह में कटौती नहीं की इस कंपनी ने। कंपनी के मालिक जीडी छिब्बर ने बताया कि बीएससी मेडिकल करने के बाद अगस्त 1972 में मुरादाबाद में बतौर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी शुरू की। उन दिनों 325 रुपए वेतन मिलता था। उन्होंने ठान लिया था कि दवा के क्षेत्र में काम करना है और अपनी कंपनी जो बनानी है। 13 सितंबर 1979 को कंपनी की नींव रखी। आज कंपनी को 41 साल हो चुके हैं और सालाना टर्नओवर 50 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ये कहां है बच्चों? अंबाला में। नेक्स्ट बच्चों हमारा, निम्न में से किसने हाल ही में हरियाणा सिविल सचिवालय के स्वागत कक्ष में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ई लॉबी का उद्घाटन किया? ठीक है बच्चों, निम्न में से किसने हाल ही में हरियाणा सिविल सचिवालय के स्वागत कक्ष में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ई लॉबी का उद्घाटन किया? बच्चों ए ऑप्शन है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव बच्चों आप जानते हो वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव, हरियाणा की बात कर रहा हूं बच्चों, हरियाणा के मुख्य सचिव जो हैं वो विजयवर्धन को बनाया गया है। कौन से हैं? विजयवर्धन। कौन से? ये 34वें नंबर के, ठीक है, विजयवर्धन। 1 अक्टूबर 2020 से इन्होंने कार्यभार संभाला है। उनसे पहले कौन थी? 33वीं केसनी आनंद अरोड़ा जो 30 सितंबर को रिटायर हुई थी। ठीक है बच्चों, पहले थे बच्चों हमारे कृष्ण स्वरूप। और अगर हम बात करें स्वरूप कृष्ण जो है पहली महिला थी। केसनी आनंद अरोड़ा की बड़ी बहन जो है मीनाक्षी आनंद चौधरी। बच्चों प्रधान मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य सचिव हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान मुख्य सचिव, इसका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको पढ़िए कि हरियाणा में यह पद पहली बार सृजित किया गया है। पहले हरियाणा में यह पद नहीं होता था बच्चों, अब पहली बार यह पद बनाया गया है। दूसरी बात किसकी तर्ज पे बनाया गया? पंजाब की तर्ज पे बनाया गया। पंजाब में 2017 में जो है यह पद सृजित किया गया था। हरियाणा में यह पहली बार यह पद बनाया है। ठीक है, और इस पे किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया डीएस ढेसी को। डीएस ढेसी पहले हमारे हरियाणा के मुख्य सचिव रह चुके हैं। दीपेंद्र सिंह ढेसी मूल रूप से हिमाचल के कांगड़ा से संबंध रखते हैं, लेकिन जब ये मुख्य सचिव हरियाणा के मुख्य सचिव पद से जब रिटायर हुए तो उस टाइम इन्हें विद्युत विनियामक बोर्ड का चेयरमैन बना दिया था। और अभी जो हाल ही में इन्होंने वहां से इस्तीफा दिया और ये प्रधान मुख्य सचिव जो है वो बनाए गए। दूसरा इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात, हरियाणा में पहला अवसर है, हरियाणा में पहला अवसर है जब किसी रिटायर्ड ऑफिसर को जो है वो सीएमओ में जगह मिली है। रिटायर्ड ऑफिसर को सीएमओ में जगह मिली है बच्चों, तो वो कौन है? डीएस ढेसी। पहली बार पद सृजित हुआ प्रधान मुख्य सचिव का। पहले हरियाणा के मुख्य सचिव के तौर पर भी ये काम कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, मुख्य सचिव अभी हाल ही में हमारे किसके, अगर हमारे मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव की हम बात कर रहे हैं बच्चों, हरियाणा के तो विजयवर्धन है, ये है राजेश छिल्लर। इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 अक्टूबर को कार्य मुक्त हो रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिए गए हैं। तो 1 नवंबर से पदभार संभालेंगे वाशिंगटन डीसी में जाके। तो बच्चों राजेश छिल्लर जो है वो मुख्य सचिव थे हरियाणा के। मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव कौन थे? राजेश छिल्लर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है इनका कि कहां इन्हें नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक जो है वो इन्हें बनाया गया है बच्चों। ठीक है, 1 नवंबर से जो है ये कार्यभार वहां संभालेंगे, तो यहां 24 अक्टूबर को ये कार्यमुक्त हो जाएंगे। मुख्यमंत्री आप जानते हो बच्चों श्री मनोहर लाल, हमारे वर्तमान में 14वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन है? श्री मनोहर लाल। इनसे पहली विधानसभा में भी श्री मनोहर लाल जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, 13वीं विधानसभा में भी।
ठीक है। तो बच्चों ये हमारे वित्त मंत्री भी हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हरियाणा में पहला ऐसा मौका है जब किसी मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। हरियाणा में पहला मौका है किसी मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्रालय जो है वो अपने पास रखा है बच्चों, ठीक है। उप मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री हमारे श्री दुष्यंत चौटाला। श्री दुष्यंत चौटाला बच्चों उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जेजेपी के प्रमुख हैं। इस विधानसभा में 14वीं में हरियाणा के सबसे छोटे विधायक, सबसे छोटे मंत्री हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। कौन से? हरियाणा के छठे। तो ये हरियाणा के अब तक के सबसे छोटे उप मुख्यमंत्री भी हैं। पिछली लोकसभा में ये देश के सबसे युवा सांसद भी बने थे। देश के सबसे युवा सांसद थे पिछली लोकसभा में श्री दुष्यंत चौटाला बच्चों। तो कई विभाग इनके पास हम बार बार पढ़ चुके हैं कि इनके पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन इनके पास है, कराधान एवं आबकारी जो मंत्रालय वो इनके पास है बच्चों, पुनर्वास इनके पास है, चकबंदी इनके पास है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्रालय भी बच्चों किनके पास है? श्री दुष्यंत चौटाला के पास है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इस अवसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक, अच्छा इसका आंसर नहीं बताया क्या? तो ये किसने ई लॉबी का उद्घाटन किया? मुख्य सचिव विजय वर्धन ने। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने मंगलवार को हरियाणा सिविल सचिवालय के स्वागत कक्ष में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ई लॉबी का उद्घाटन किया और इस अवसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक अनुकुल भटनागर भी मौजूद रहे। इस ई लॉबी के खुलने से हरियाणा सचिवालय के कर्मचारियों और अन्य आगंतुकों को पैसे निकालने, चेक जमा करवाने और अपनी पासबुक अपडेट करवाने में आसानी होगी। तो बैंक की प्रबंधक भारती शर्मा ने बताया ई लॉबी में 3 तरह की मशीनों कौन सी लगाई गई? एटीएम, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक चेक डिपॉजिट और स्वयं पासबुक प्रिंटर मशीन को लगाया गया है। और कार्यक्रम में मुख्य सचिव को स्मृति चिन्ह और पौधा जो है वो भेंट किया गया बच्चों। तो बच्चों ये थी हमारी आज की कक्षा। उम्मीद करता हूं आपको जो पसंद आई होगी। तो ऐसी कक्षाएं जो हर रोज हम आपके बीच लेकर उपस्थित होंगे। बच्चों इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने टीचर को जो सपोर्ट कीजिए। बच्चों घर पे रहिए, कोरोना से बच के रहिए। वैसे जो बच्चा ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता है तो ऑफलाइन कोचिंग भी स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। और ऑनलाइन अगर कोई पेड कोर्स लेना चाहता है तो हमारा जो ऐप है केसी ऑनलाइन क्लासेज, केसी ऑनलाइन क्लासेज वो डाउनलोड कर सकता है बच्चों। और अभी जो है इन पर नवरात्रि ऑफर चल रहा है तो उसका फायदा उठा सकता है। तो बच्चों अपनी तैयारी मजबूत रखिए, पूरी कंप्लीट तैयारियां होनी चाहिए। एचएससी फिर कहता हूं कभी भी धमाका कर सकती है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।